बात यह है कि हमें फाइंड करना था बेसिकली डेल एस बाय डेल आर। ठीक है, हमें पता चला कि वो है माइनस डेल सी वन बाय डेल आर के बराबर। ठीक है, अब डेल सी बाय डेल आर डायरेक्टली निकालने का कोई वे नहीं है, राइट। मतलब डायरेक्टली निकालने का इन द सेंस कि डायरेक्टली अगर हमारे पास कोई फंक्शनल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है तो डायरेक्टली उसका रिलेशन निकालना पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है वो पॉसिबल नहीं है। बट एक तरीका है जो कंजम्पशन इन पीरियड 1 और इंटरेस्ट रेट को जोड़ता है, वो क्या है कंजम्पशन इन पीरियड 2। वैसे भी ऑब्वियसली कंजम्पशन इन पीरियड 1 का फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट से जो लिंक है वो सेकेंड पीरियड की कंजम्पशन के कारण ही है ना। हमारे लिए इंटरेस्ट रेट मैटर ही इसलिए करता है क्योंकि इट एनेबल्स अस टू गेट अ हायर कंजम्पशन इन द सेकेंड पीरियड। तो वही हमने बात की कि अगर इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो एक तरफ तो हम ज़्यादा सेव करना चाहेंगे ताकि फ्यूचर की कंजम्पशन ज़्यादा कर सके, बट एट द सेम टाइम हम ज़्यादा इस पीरियड का कंजम्पशन भी करना चाहेंगे। दोनों में से कौन सा इफ़ेक्ट एक दूसरे पे हावी होता है उस पर डिपेंड करेगा डेल सी बाय डेल आर का साइन एंड हेंस एस आर का साइन, यानी कि सेविंग्स कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अगर सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट इनकम इफ़ेक्ट से ज़्यादा होगा तो सेविंग्स बढ़ेगी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर दोनों इफ़ेक्ट्स बराबर होंगे तो सेविंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा चेंज ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अगर सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट कम पड़ गया इनकम इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ गया तो फिर सेविंग्स गिरेंगी। ठीक है, अब एस आर लेस दैन ज़ीरो का मतलब है कि सेविंग्स गिरेगी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम इस केस को क्यों रूल आउट करें, बट लॉजिकली वी ऑल्सो नो कि ऐसा नहीं होता। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेविंग्स बढ़ती है नॉर्मली। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि एस आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, सेविंग्स जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, सॉरी मतलब सेविंग्स या तो बढ़ेगी या फिर देयर विल बी नो चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लेके चले हैं। अब आगे क्या है, वापस आ जाते हैं एग्रीगेट इकोनॉमी में। अभी हमने एक सिंगल पर्सन का ऑप्टिमाइजेशन किया, अब आ जाते हैं पूरे देश के लेवल पे। अब हमें पता है कि वाई टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू टी एन टी प्लस आर टी के टी होता है। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि जो भी तुम्हारी इनकम है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इकोनॉमी में, एक है लेबर एक है कैपिटल। तो जो भी तुम्हारी इनकम है वो या तो लेबर को मिल रही है एज लेबर इनकम या कैपिटल को मिल रही है एज रेंटल इनकम, कोई तीसरी जगह पर तो वो जा नहीं रही है। और जो मैथ्स है इसके पीछे का दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी सेंसिबल, हमने पहले किया भी था। अगर y एक फंक्शन है के टी कॉमा एन टी का तो हम क्या कर सकते हैं, ऑयलर्स थ्योरम लगा सकते हैं इस पर, या यूलर्स थ्योरम जो भी कहना चाहो। तो हमें पता है यूलर्स थ्योरम, मैंने पूरी एग्जैक्ट नहीं लिखी यहाँ पर, मतलब थ्योरम क्या होती है वो वाली, उस थ्योरम का रिलेशन बेसिकली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन से ही होता है ना, कि अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है उसमें से आप लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो। तो हमें पता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है क्योंकि वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ये हमारी अजम्पशन है। तो अगर हम इस पे ऑयलर्स थ्योरम लगाएं तो मैंने एकदम एग्जैक्ट ऑयलर्स थ्योरम वाली चीज़ नहीं लिखी क्योंकि उसमें एग्जैक्ट में क्या होता है कि बेसिकली होता है कि अगर आपका कोई सपोज़ करो y है और y एक फंक्शन है किसी किसी चीज़ का, और ये जो फंक्शन है ये अपने आप में होमोजीनियस है। ठीक है, तो फिर ऑयलर्स थ्योरम से बेसिकली ये निकलता है कि लेफ़्ट साइड पे आप वाई टी लिखोगे, y को मल्टीप्लाई करोगे विद द डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी 1 है CRS होने के कारण, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होने के कारण। अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो k को भी और n को भी तो दैट इज़ द सेम एज़ आउटपुट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, यानी कि अगर आप कैपिटल को दुगुना करते हो लेबर को दुगुना करते हो तो आपकी आउटपुट भी दुगनी हो जाएगी। यही बेसिक लॉजिक होता है CRS का। तो
इसमें नॉर्मली ऑयलर्स थ्योरम में मल्टीप्लाई किया जाता है इस y को साथ में डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी के साथ, क्योंकि वो डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी 1 है। क्योंकि अगर हम इधर लैम्डा लिखें, इधर लैम्डा लिखें, फिर उसको कॉमन निकालें तो लैम्डा की पावर 1 होगी, और वो पावर डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी होती है। तो क्योंकि वो 1 है तो बेसिकली वो पूरा लॉजिक है, बट उसके इन डेप्थ में उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा लिखा नहीं उसको। कुल मिला के बात यह है कि अगर हम ऑयलर्स थ्योरम निकालें तो लगाएं तो उसका ये रिज़ल्ट होता है कि y इज़ इक्वल टू डेल एफ बाई डेल के इंटू के प्लस डेल एफ बाई डेल एन इंटू एन। ये हम इसलिए लगा पाए हैं ऑयलर्स थ्योरम क्योंकि ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वाला फंक्शन है, मतलब होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 1, राइट। तो ये चीज़ हो गई। और आगे क्या किया है हमने, आगे बेसिक सी चीज़ यही की है कि डेल एफ बाई डेल के को आर टी लिखती है, क्योंकि परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और आर सेम ही होते हैं, राइट। डेल एफ बाई डेल एन को डब्ल्यू टी लिखती है। तो उसी से ही हमारे पास ये चीज़ आ गई है। इसको ऐसे कर लो मैथमेटिकली या लॉजिकली भी, यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे अभी मैंने बताया, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है, आगे जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि आगे हमें बताया गया है कि हर बंदा जो है वो अपनी वेज इनकम का कुछ पार्ट सेव करता है, कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेता है फर्स्ट पीरियड में, वो तो हमें पता ही है। तो बेसिकली WTNT जो पूरे देश की वेज इनकम है, वो या तो सब लोग जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं या फिर उसका कुछ पार्ट वो लोग सब लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना सिंपल इसलिए आ गया क्योंकि सब लोग आइडेंटिकल हैं, तो सब लोग एक ही जितना अमाउंट कंज्यूम करते हैं और सब लोग एक ही जितना अमाउंट सेव करते हैं। तो टोटल सेविंग्स इज़ जस्ट एक बंदे की सेविंग्स टाइम्स कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं, जो कि NT है। NT नंबर ऑफ़ पीपल इसलिए लिया है हमने क्योंकि वेज इनकम सिर्फ यंग लोग कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पर NT-1 का कोई लेना देना नहीं है। वेज इनकम कमाते भी यंग लोग हैं, उड़ाते भी यंग लोग हैं, उसको उसमें से पैसा बचाते भी यंग लोग हैं। तो ये तो पूरी उनकी कहानी हो गई। दूसरी तरफ ये तो बात हो गई यंग लोगों की, ठीक है। दूसरी तरफ जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो जाती है ओल्ड जनरेशन को। तो ओल्ड जनरेशन की जो कंजम्पशन है वो ना सिर्फ इंटरेस्ट अर्निंग्स है बट लेफ़्ट ओवर कैपिटल स्टॉक भी है, ठीक है। तो ना सिर्फ वो इंटरेस्ट को मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ, इट्स लाइक अगर तुम इसको एक अकाउंट की तरह से सोचो तो मान लो उन्होंने अपने सेविंग्स डिपॉजिट में कुछ पैसे डाले हुए थे और उन पैसों से इंटरेस्ट की इनकम आती थी उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम नहीं कंज्यूम की है, बल्कि उनके अकाउंट में जो भी बैलेंस था सारा का सारा बैलेंस वो उन्होंने यूज़ कर लिया है। दैट इज़ द मेन थिंग जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो C2T इंटू NT-1, C2T है बेसिकली उन लोगों की कंजम्पशन इन पीरियड T, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे C1, यहाँ पर सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो चेंज हो गया तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट। अभी तक हम देख रहे थे, जैसे अगर मैं पीछे जाऊँ तो वी वर टॉकिंग अबाउट C1T C2T+1, ठीक है। अब हमने बात की C1T और यहाँ पर भी हमने पहले जब बात कर रहे थे तो पूरी बात थी C1T और C2T+1 की, ठीक है। मतलब पहले जब हम सोच रहे थे ना तो हमने एक बंदे को पकड़ा हुआ था और हम उस बंदे का लाइफ टाइम के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे। तो C1T था उसी बंदे की कंजम्पशन इन टाइम पीरियड T, C2T+1 था उसी बंदे की कंजम्पशन इन टाइम पीरियड T+1। 1 शो कर रहा था ऊपर वाला कि वो यंग है, 2 शो कर रहा था ऊपर वाला कि वो ओल्ड है, नीचे वाले शो कर रहे थे कि वो किस टाइम पीरियड में है, ठीक है। अब जब आप एक ही इंसान के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो टाइम पीरियड 1 में यंग होगा, टाइम पीरियड 2 में ओल्ड होगा, है ना। तो ये तो कोई मतलब ऐसे रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर क्योंकि अब हम बस एक एग्रीगेट इकोनॉमी के लेवल से बात कर रहे हैं कि हम भाई टाइम पीरियड T में बैठे हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर C2T+1 नहीं है,
ठीक है, ये नोटिस करो, नीचे t+1 नहीं है, खाली t है। खाली t क्यों है? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, हम बात कर रहे हैं ओल्ड लोगों की, जिनका ओल्ड शो करने के लिए हमने ऊपर 2 डाल रखा है, यंग शो करने के लिए हमने ऊपर 1 डाल रखा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड t की, तो क्योंकि हम टाइम पीरियड t की ही बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, अभी टाइम पीरियड t की बात कर रहे हैं, इसलिए t लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी टाइम पीरियड t में बुढ़े लोग कितना कंज्यूम करते हैं, एक बुढ़ा बंदा कितना कंज्यूम करता है, मल्टीप्लाइड बाय NT-1 कितने बूढ़े लोग हैं, ठीक है, NT-1 जितने बूढ़े लोग हैं। तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा बेसिकली इंटरेस्ट अर्निंग्स, RT KT है उसकी इंटरेस्ट अर्निंग्स, KT है लेट्स से 100 रुपये जो उसने मतलब अपने बैंक अकाउंट में डाल रखे हैं, उसके ऊपर उसको 10% का ब्याज मिलता है। तो 10% का ब्याज 100 रुपये पे कितना हो गया? 10 रुपये। तो एक तो वो 10 रुपये वो कंज्यूम करेगा, लेकिन खाली वो 10 रुपये नहीं कंज्यूम करेगा, वो साथ में वो पूरे के पूरे जो, अगर तुम इसको बेटर समझने के लिए KT से मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट को खोल के KT से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा KT माइनस डेल्टा KT। तो वो खाली RT KT वो खाली वो 10 रुपये नहीं कंज्यूम कर रहा, बल्कि जो 100 रुपये उसने बैंक में डाले हुए हैं जो KT के बराबर है वो भी कंज्यूम कर रहा है। बट क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिज़िकल कैपिटल है तो वो डिप्रिशिएट भी करती है, अनलाइक हमारा जो बैंक में पैसा है वो भी वैसे डिप्रिशिएट कर ही जाता है इन्फ्लेशन के कारण, अगर हम सोचें तो हाँ। तो बेसिकली आपने RT KT उसने इंटरेस्ट कंज्यूम किया, KT जितनी उसके पास कैपिटल थी, जितना उसने बैंक में पैसा डाल रखा था वो उसने कंज्यूम किया, माइनस डेल्टा KT, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो हो ही रही है ना उसकी कैपिटल में से। तो बेचारा अगर उसने 100 रुपये की कैपिटल रखी हुई है, उस पर उसने 10% इंटरेस्ट कमाया, तो उसके पास 110 रुपये होने चाहिए थे खर्च करने के लिए, लेकिन कैपिटल के ऊपर जो 100 रुपये की उसने कैपिटल कमाई है, उस 100 रुपये की उसकी कैपिटल थी, उसके ऊपर 5% डिप्रिसिएशन भी हो गया, तो 5 रुपये डिप्रिसिएशन में चले गए, तो उसके पास तो 105 रुपये ही बचे ना खर्च करने के लिए। तो वही चीज़ है, ऑफ कोर्स डिप्रिसिएशन KT पे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जब हमने डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किया 5% थी डिप्रिसिएशन, 5% वॉज कैलकुलेटेड ऑन 100 रुपये, इट वॉज़ नॉट कैलकुलेटेड ऑन 110 का 5% नहीं निकाला हमने। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि जो कैपिटल पिछले पीरियड में पड़ी हुई थी, उसने फर्स्ट पीरियड में कमाई करके कैपिटल अर्न कर ली थी 100 रुपये जितनी, उसी पे डिप्रिसिएशन होगी ना। ये जो 10 रुपये कमाए हैं उसने, ये तो ताज़ा है, ये ताज़ी कैपिटल है जो उसने कमाई है, ताज़ी कमाई है। ताज़ी वाली पे तो डिप्रिसिएशन नहीं होगी, जो पुरानी बासी पड़ी हुई है उसी पे ही डिप्रिसिएशन होगी, क्योंकि मतलब डिप्रिसिएशन होने के लिए भी तो टाइम लगता है ना, ऐसे थोड़ी कि बन गई चीज़ और साथ के साथ ही डिप्रिशिएट हो गई। तो ये चीज़ थी अभी तक, ठीक है। ये वाला अभी मैं समझाती हूँ।